गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो फैसला लिया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि 101। अब देखिए इसकी जानकारी किसने दी? तो भारत के प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी। अब देखिए उन्होंने कहा क्या कि जो 101 तरह के अलग अलग रक्षा से जुड़े हुए उपकरण है उनको विदेशों से ना मंगा करके भारत में ही आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाया जाएगा, जिससे देश को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला। अब देखिए मुख्य तौर पर कौन कौन से ये उपकरण है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अब देखिए मुख्य तौर पर हैं आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कार्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, LCH, रडार। दोस्तों ये मुख्य तौर पर है। ओके, अब देखिए इसकी लिस्ट तो काफी लंबी है, आपको पता ही है। अब देखिए दोस्तों आप एक देख रहे हो कि आत्मनिर्भर भारत ये है क्या? अब देखिए दोस्तों जब इसको तैयार किया गया तो 5 तरह के स्तंभों के आधार पर इसको तैयार किया गया, मांग के आधार पर तैयार किया गया। दोस्तों पहला क्या है? तो पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा व्यवस्था और भूगोल, और दोस्तों चौथा क्या है? मांग, और लास्ट क्या है? आधार। इसके आधार पर ही इस आत्मनिर्भर भारत को तैयार किया गया, चालू किया गया। दोस्तों अब देखिए हम कुछ समझानेंगे कि जो हमारे रक्षा से जुड़े हुए ऑफिसर हैं उनके बारे में, जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे भारत के टाइम के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो वो है विपिन रावत। अब देखिए इससे पहले ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम पर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर है जनरल मनोज मुकुंद नरावने, और एयर चीफ मार्शल है प्रेजेंट टाइम पर राकेश कुमार सिंह भदौरिया, तथा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है एडमिरल करमवीर सिंह। दोस्तों आपको इतना याद करने होगा, मुझे बहुत तक याद हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। आपने डिसलाइक क्यों किया ये अवश्य बताइएगा, ऐसे ही डिसलाइक ना कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। वर्ल्ड बायोलॉजिकल फ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व जैविक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसको हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो हमारा पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है उसके विकल्प के रूप में उसके जगह पर गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और जो जैविक ईंधन है उस क्षेत्र में जो सरकार अलग अलग विषय में अच्छा काम कर रही है, प्रयास कर रही है, उसके प्रयासों के बारे में लोगों के बीच में ले जाना और उसके प्रति भी जागरूकता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। इसीलिए इसको हम हर साल 10 अगस्त को मनाते हैं। अब देखिए जैविक ईंधन मतलब कौन सा ईंधन? वैसा ईंधन जिनका उपयोग करने के बाद जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी प्रकृति है, उसमें कोई सा भी प्रदूषण ना फैले और जो हमारी प्रकृति है उसके ऊपर कोई सा भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों वैसे ईंधन को हम जैविक ईंधन कहते हैं। जैसे में हो गया हमारा सोलर पावर, ठीक है, विंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई दोस्तों, ठीक है। ये ऐसे ईंधनों को हम जैविक ईंधन के रूप में जानते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 10 अगस्त को, आप याद कर लीजिए। आप देखेंगे अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। Recently, the state government has announced to form its own board of education from the next session, यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो घोषणा की गई है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से, और दिल्ली की तरफ से दिल्ली के प्रेजेंट टाइम के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों हैं मनीष सिसोदिया, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, उन्होंने इसकी घोषणा करी। अब देखिए जो इनका खुद का यानी कि दिल्ली की जो शिक्षा बोर्ड है कब लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों अगले सेशन यानी कि 2021 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखिए ये छोटी क्लास से लेकर के जो हमारा 12th क्लास तक होता है दोस्तों, वहां तक के विद्यार्थियों के लिए ये जो नया शिक्षा बोर्ड है उसको लॉन्च किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों तैयारी करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि देखिए क्या क्या पढ़ाना है, कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए दोस्तों, वो सब भी तो देखना पड़ता है। तो इसी कारण इसमें टाइम
लग रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया, यूपी बोर्ड का आ गया, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, गुजरात बोर्ड का आ गया। कभी आपने सुना है कि दिल्ली बोर्ड का रिजल्ट आ गया? नहीं सुना ना, इसीलिए नहीं सुना क्योंकि इसके पास कोई अपना बोर्ड नहीं है। यहाँ पर जो भी दोस्तों पेपर होते थे किस बोर्ड के थ्रू होते थे? तो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू होते थे। लेकिन अगली बार 2021 से अगर विद्यार्थी कोई चाहेगा कि दिल्ली बोर्ड के अगर बोर्ड से पढ़ना चाहे तो उससे भी वो पढ़ सकता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो दिल्ली के बारे में, जो दिल्ली है दोस्तों उसकी राजधानी क्या है? तो जैसे आप जानते हो दिल्ली है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल तथा इसकी गवर्नर है अनिल बैजल और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं विधानसभा की 70 और लोकसभा की 7। ठीक है, अब देखिए ये देश की राजधानी बनी थी 1911 में, सीधे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये केंद्रशासित प्रदेश बना था 1956 में और राजधानी क्षेत्र दोस्तों घोषित कब किया था? 1 फरवरी 1992 को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका राजकीय जानवर क्या है? तो नीलगाय, पक्षी घर में की गौरैया और फूल है गेंदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। Who become the first city in India to imprint a female logo on a traffic signal? यानी कि भारत का पहला शहर ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्हांकित करने वाला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई। और देखिए इस नियम को लागू किया बीएमसी, और बीएमसी का मतलब होता है बृहन मुंबई नगर निगम। क्या? बृहन मुंबई नगर निगम इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा लागू किया क्योंकि लागू इसलिए किया गया जो हमारे लैंगिक समानता है, जो महिलाओं और पुरुषों में समानता है उसको बराबर करने के लिए इसको लागू किया गया। अब देखिए ऐसा कहा किसने? तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, उन्होंने ऐसा कहा है दोस्तों। अब देखिए जो आपको ये इमेज दिख रही है ट्रैफिक लाइटों के ऊपर जो आदमी होता है और आदमी के ऊपर दोस्तों बस एक त्रिभुज आकार का फ्रॉक बना दिया गया है और वो महिला बन गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों भारत में तो पहला शहर बन गया है। ऐसा करने वाले और कौन से देश हैं इससे पहले? तो इससे पहले दोस्तों जर्मनी ने किया था। कब? तो 2014 में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों और उसके बाद किया था ऑस्ट्रेलिया ने। कब? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था 2017 में। और भारत ने कब किया है? तो 2020 में। यानी कि वर्ल्ड टूर पर भारत तीसरा देश है और मुंबई भारत का पहला शहर है। ओके, अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। दोस्तों जो महाराष्ट्र है उसकी राजधानी कहाँ है? गर्मियों की मुंबई और ठंडियों की नागपुर। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी तथा पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48। अब देखिए राज्य बना था 1 मई 1960 को, बम्बई उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। और दोस्तों इसके पॉइंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं बीपी धर्माधिकारी। और दोस्तों इसका राजकीय जानवर है भारतीय गिलहरी, पक्षी पीले पैर वाला हरा कबूतर, फूल जरूल का और पेड़ आम का इसका राजकीय दोस्तों चिन्ह है। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। विच एयरपोर्ट लॉन्च्ड एयर सुविधा एंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया? दोस्तों इस एयरपोर्ट का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए लॉन्च किया किसने है? तो लॉन्च किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए जैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वैसा आपको जवाब देना है। अब देखिए इस पोर्टल यानी कि एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया क्योंकि लॉन्च इसलिए किया गया कि जो भी विदेश से व्यक्ति आएगा भारत में तो उसको दोस्तों अनिवार्य तौर पर की घोषणा करने होगी। घोषणा में ये बताना होगा कि उनको दोस्तों कोई सा भी बीमारी नहीं है। ठीक है, और वो स्वस्थ होकर भारत में आए हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखिए इससे अगर वो बचना चाहते हैं, ये ऑफलाइन फार्म है, अगर ये इससे बचना चाहते हैं तो एयर सुविधा पोर्टल का ऑनलाइन उपयोग करके दोस्तों फार्म भर सकते हैं और अपनी घोषणा ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे किसके बारे में? तो अगला प्रश्न 6 नंबर के बारे में। FSSAI prohibited the sale of junk food within how many meters of the school campus? यानी कि FSSAI ने स्कूल कैंपस के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है? तो प्रतिबंधित किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50 मीटर की दूरी के अंदर में स्कूल से अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो जंक फूड बेचे तो उसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मांग प्राधिकरण की तरफ से बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अब देखिए इसके पीछे का कारण क्या? कारण ये है कि जो जंक फूड होता है दोस्तों वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इसको खाने से
अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जो विद्यालय में बच्चों हैं उनको सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार प्रदान करने के लिए भी इसको विचार किया गया। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि जो स्कूल और महाविद्यालय होता है उसके कैंपस में, उसके कैंटीन में जाकर के, मेस में जाकर के अगर कोई चाहे कि जंक फूड को बेच ले तो वैसा भी नहीं कर सकता, वो भी बैन कर दिया गया। यानी कि ना तो स्कूल के अंदर ना तो स्कूल के 50 मीटर की दूरी के बाहर वो बेच सकता है। और इसके अलावा अगर कोई चाहे दोस्तों कि जंक फूड का वो कोई प्रचार कर रहा हो, विज्ञापन कर रहा हो दोस्तों, तो वो भी नहीं कर सकता, उसको भी बैन कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, आपने इसके बारे में इतना देखा, मुझे विश्वास है कि आपको सही में समझ आ गया होगा। तब हम जानते हैं जिसने इसको बैन किया है जो इसके आका हैं। तो आका कौन है? तो आका हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका चैट बोर्ड क्या है? तो फूड फंडा। पेरेंट एजेंसी कौन सी, किस एजेंसी के अंडर में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, अब देखिए इसके चेयरपर्सन कौन है? तो रीता तेवतिया। और प्रेजेंट टाइम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO हैं अरुण सिंघल। और इनका दोस्तों हाल ही में नियुक्ति हुआ है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए ऑप्शन नंबर से उत्तर प्रदेश ने फ्लिपकार्ट के साथ 8 अगस्त 2020 को MOU पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो कारीगर हैं, राज्य के बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, उनको फ्लिपकार्ट के समर्थन के साथ जो उनके सामान हैं उनको बेचना इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों। अब देखिए जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो उत्तर प्रदेश का जो स्वदेशी विशेष करके उत्पाद है उसको पूरे भारत में पहुंचाना ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों। और इसके माध्यम से जो वहाँ के कारीगर होंगे, बुनकर होंगे, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचने वाला। अब देखिए जो कारीगर बुनकर होंगे वो तो बनाने का काम करेंगे और बनाने के बाद वो बेचेंगे दोस्तों। कहाँ पर? तो बेचेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। और इस काम के लिए जो इस कंपनी खोलना चाहता है और कोई अपने तौर पर करना चाहता है उसको सरकार की तरफ से लोन भी दिया जाएगा, नहीं सहायता भी की जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपने इसके बारे में जान लिया, मुझे विश्वास है आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इससे पहले फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खादी वस्त्रों को पेश करने के लिए बुनकरों और कारीगरों को लाभान्वित करने के दोस्तों एक समझौता ज्ञापन पर कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किया था, आपको याद होगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसके बारे में। तो फ्लिपकार्ट के बारे में, वही तो इसको लॉन्च करता है दोस्तों, वही तो बेचता है। तो क्या है फ्लिपकार्ट? तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। और दोस्तों इसके पेरेंट टाइम के चेयरमैन एंड CEO हैं कल्याण कृष्णा मूर्ति। और हाल ही में इनकी नियुक्ति इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाते हैं। अब देखिए किस किस फील्ड में दोस्तों काम करता है, इसके अंडर में क्या क्या आती है? तो Myntra, Jabong.com, फोनपे, ई-कार्ट, जीविस और टू गुड। ओके दोस्तों, इसके अंडर में आती है। और ये किसके अंडर में आती है? तो ये आती है वॉलमार्ट के अंदर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर के लिए। The cabinet of the state has approved the policy of reserving 50% seat for women in the village level community instruction। यानी कि किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दी है? किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेघालय ने। और मेघालय के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, उन्होंने इसकी जानकारी दी। देखिए दोस्तों इसको राज्य में जो ग्राम रोजगार परिषद यानी कि VEC है उसके अंतर्गत में जो ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थान है उसमें महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित यानी कि रिजर्व कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों रिजर्व करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी दोस्तों कि जो राज्य है उसमें जो चेयरपर्सन और सेक्रेटरी के पद है कितने 112 और 260 और उसमें से बहुत कम मात्रा ही महिलाओं की है। और महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी करने के लिए इस नियम को लागू किया गया है। अब देखिए जो VEC है ये है क्या? तो जो दोस्तों जो VEC है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के कार्य को लागू करने के लिए दोस्तों एक स्थापित किया गया एक राजनीतिक संगठन है। यानी कि दोस्तों जो मनरेगा के अंतर्गत में कितने रोजगार कितने मजदूर काम करेंगे, उनको पैसा मिला कि नहीं मिला, किसको किसको मिल गया दोस्तों, ये सारी जानकारी देना और सुचारू रूप से उनके कार्य को करवाने के लिए इसको लागू किया गया, इसको बनाया गया। और राज्य में दोस्तों राज्य के प्रत्येक गांव में 2006 में ही VEC को स्थापित कर दिया गया था।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके लिए आरक्षित सीटें 50% किस किस के पद के लिए, तो सचिव के पद के लिए और चेयरपर्सन के पद के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक बार अगर पुरुष बनता है तो दूसरी बार उस पद पर कोई महिला ही बैठेगी, ठीक है। आपने इसके बारे में दोस्तों इतना देखा, मुझे विश्वास है आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, जो केंद्र सरकार ने उसने मेघालय को जल जीवन मिशन के अंतर्गत में कितनी राशि दी थी, आपको याद होगा, आपको मैं बता देता हूँ। 175 करोड़ की राशि दी गई थी किसकी तरफ से, तो केंद्र सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के अंतर्गत में। कब के लिए, तो 2020 और 2021 के लिए। अब हम देखते हैं मेघालय के बारे में दोस्तों। जो मेघालय उसकी राजधानी क्या है, शिलोंग है राजधानी। उसके मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, गवर्नर तथागत रॉय और पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2। ओके, राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। इसका राजकीय जानवर है चितकबरा तेंदुआ, पक्षी है चितकबरा माफ कीजिएगा, फूल है लेडी सिल्कन ऑर्चिड और पेड़ है गमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 9 नंबर के लिए। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार यानी कि GYTEI पुरस्कार 2020 को जीता है? तो इसको जीता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने। अब देखिए इन्होंने काम किया गया दोस्तों, काम ये किया है कि जब हम दोस्तों कपड़े धोते हैं, ठीक है, कपड़े धोने के बाद वो गीले हो जाते हैं, तो गीले कपड़ों को हम सुखाने के लिए धूप में डालते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो गीले कपड़े होते हैं उनसे ये बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके दोस्तों इन्होंने एक नई तकनीक को विकसित किया और उसको अपने नाम यानी कि आईआईटी खड़गपुर के नाम पर उसको पेटेंट करा लिया। तो इस काम के लिए उनको 2020 का गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कि इन्होंने जीता। ये हैं कौन दोस्तों, ये हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती और दूसरे हैं गीता टेक्सटाइल से इलेक्ट्रिकल पावर उत्पादन विकसित करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर विभाग से प्रोफेसर पार्थ शाह और तीसरे हैं डॉक्टर आदित्य बंदोपाध्याय। और एक बार दोस्तों इन तीनों का एक साथ नाम सुनिए। पहले कौन है, सुमन चक्रवर्ती, दूसरे हैं प्रोफेसर पार्थ शाह और तीसरे आदित्य बंदोपाध्याय। इन्होंने दोस्तों जीता। अब देखिए जो आईआईटी खड़गपुर है दोस्तों, ठीक है, जो आईआईटी खड़गपुर है इसके पेरेंट निदेशक कौन है, तो वीरेंद्र कुमार तिवारी इसके पेरेंट टाइम के निदेशक हैं। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न 10 नंबर के लिए और लास्ट प्रश्न। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले देश की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बटन दबा करके इसका उद्घाटन किया, इसको चालू किया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इस परियोजना की आधारशिला 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसको पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, करमाटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को जोड़ने का काम करेगी। अब देखिए दोस्तों जब जोड़ जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि इन क्षेत्रों में इंटरनेट की स्पीड है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो इंटरनेट चलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो केबलें होती हैं उसको समुद्री क्षेत्र में ही बिछाया जाता है। अब देखिए स्पीड कितनी बढ़ जाएंगी, तो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों स्पीड हो जाएगी 400 Gbps की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों और अलग जगहों पर 200 Gbps की अलग से दोस्तों स्पीड हो जाएगी। अब देखिए इस परियोजना में लगभग 1224 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और दोस्तों जो केबल बिछाया गया ऑप्टिकल फाइबर का ये 2300 किलोमीटर में केबलें बिछाई गई हैं। अब देखिए पेपर में इससे जुड़ा एक सीधे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जी ऑप्टिकल फाइबर होती है इसमें क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर में होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था, क्या ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल। इस प्रश्न का सही जवाब दिया दोस्तों विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, प्रियंका मोदी, छोटू वारियन और अमन कुमार, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न क्या है कि सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया, यानी कि 100%
दोस्तों यहाँ पर गैस कनेक्शन सभी लोगों को मिल गया इस राज्य में, जिसका नाम आपको बताना होगा। और इससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य आपको पता होंगे, इससे जुड़े हुए जितने भी कंटेंट आपको पता होंगे, सारे के सारे आप लिख दीजिएगा। अगर आप लिख देते हैं तो आपको याद